नमस्कार। आज हम एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के ऊपर बात करते हैं। देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा रेट लॉ के बारे में इंट्रोड्यूस किया था और अब उसी रेट लॉ को हम आगे बढ़ाते हैं एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में। पहले आप थोड़ा सा सुन लीजिए जिससे कि आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए, रेट लॉ क्या होती है? रेट लॉ ये कहती है कि किसी भी रिएक्शन की रफ्तार इस बात पर डिपेंड करती है कि रिएक्शन के रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने की रेट उतनी ज़्यादा होगी। यहाँ तक बात क्लियर थी। रेट लॉ को हम कैसे लिख सकते हैं? हम रेट लॉ को ऐसे बताना चाह रहे थे कि मान लीजिए दो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, वो आपस में रिएक्ट करके सी बनाते हैं। यहाँ पे आप 2 लगा लीजिए, यहाँ 2 कुछ भी लगा लीजिए, राइट, यहाँ 2 लगा लेते हैं। तो रेट क्या होगी? तो हम ये कहते थे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो हमने कांस्टेंट लगा दिया। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ये तो फिक्स था, इसमें कोई चेंज नहीं है। रेज टू सम पावर दैट मे और मे नॉट बी इक्वल्स टू स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी इनकी पावर में अगर ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर आ रही है पावर्स, यहाँ पे 2 आ रही है, यहाँ पे 1 आ रही है, तो ये कहलाएगी एलिमेंट्री रिएक्शन। मान लीजिए मैं रेट लॉ लिखता हूं और रेट बराबर के, ये इनके बराबर नहीं आ रही, कुछ और आ रही है, लेट से एक्स और वाई लिख देता हूं, तो ये रिएक्शन कहलाएगी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यानी कि सुनिए अच्छे से कि रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं और अगर वो एक ही स्टेप में कन्वर्ट हो गए, यानी कि उनको मल्टीपल स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं है, जो भी रिएक्टेंट्स थे वो आपस में कोलाइड करे और सीधा प्रोडक्ट बन गया, यानी 1 स्टेप रिएक्शन, तो ऐसी रिएक्शंस को कहा जाता है एलिमेंट्री रिएक्शंस। और ऐसी रिएक्शंस के लिए जो भी पावर आती है रिएक्टेंट्स की, यहाँ पे वो वही आएगी जो उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। वेरी इजी। लेकिन इस बात का पता कैसे चले कि एलिमेंट्री रिएक्शन की कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये पूरा एक्सपेरिमेंटल है, इसीलिए रेट लॉ को 100% एक्सपेरिमेंटल बोला जाता है। तो कहीं पे भी कोई भी इक्वेशन लिखी हो, उसको मात्र देखकर आप ये पता ना लगाएं कि एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है। गलतियां हो सकती है, मैं भी आपको एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन आया होगा। मान लीजिए रिएक्शन लिखी हुई है तो आपके दिमाग में ये आ गया होगा कि हाँ H2O2 के आगे 2 लग रहा है तो इसका मतलब ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। नहीं, आगे स्टोइचियोमेट्री 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, इसको देखकर कभी ये जज ना करें कि रिएक्शन एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ये टोटली एक्सपेरिमेंटल होता है। अभी हम इसको लिखेंगे, उससे आपको मैं और समझाऊंगा। तो सबसे पहले किसी भी रिएक्शन के लिए जो उसकी रफ्तार होती है वो उसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है रिएक्टेंट्स की। रेज टू सम पावर, हाँ ये जरूर आप ध्यान रखिए कि रेट लॉ अगर आपको दी हुई है और साथ में ये भी दे रखा है कि रेट लॉ जो है या एलिमेंट्री रिएक्शन है ये दे रखा है या रेट लॉ दे रखी है, तो उसको देखकर जज किया जा सकता है कि रिएक्शन एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है। मान लीजिए आपको ये कह दिया कि रिएक्शन एलिमेंट्री है, मैं ये लिख दिया और मैंने कहा रिएक्शन एलिमेंट्री है, तो आप रेट लॉ तुरंत लिख लेंगे। रेट बराबर के तो रिएक्शन रेट कांस्टेंट है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी तो लिखना ही है, चाहे एलिमेंट्री हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो। स्टोइचियोमेट्री वही लगा दीजिए अगर कहा जा रहा है कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन है तो, और अगर ये कहा जाता है कि नहीं वो एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, तो बहुत रेयरली ऐसा होता है, बहुत रेयरली कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही उसकी पावर बने, ऐसा नहीं होगा। बहुत रेयर केसेस, शायद नेग्लिजिबली आप मानिए कि ऐसा नहीं होगा, कुछ पावर कुछ और ही आएगी। अब क्वेश्चन इज वो पावर क्या आएगी? यहाँ तो हमें वो पावर पता पड़ गई, लेकिन यहाँ पे वो पावर क्या आएगी उसके बारे में पता लगाना पड़ता है। तो वैसे तो ये टोटली एक्सपेरिमेंटल है, पर फिर भी इसके लिए कुछ स्टेप्स हमको समझाए जाते हैं जिससे कि हम रेट लॉ का आइडिया लगा पाएं। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक रिएक्शन आपके सामने लिख के दे दी और मैं आपसे ये कहूँ, मान लीजिए कि रिएक्शन एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसका रेट लॉ लिखिए, तो तुरंत आप क्या करेंगे? रेट के रिएक्टेंट तो केवल एक ही है H2O2 और स्टोइचियोमेट्री कितनी है 2, ये 2 लगा देंगे, कहानी खत्म। पर शर्त ये है कि ये रिएक्शन कौन सी होनी चाहिए थी? एलिमेंट्री रिएक्शन। लेकिन आंसर इज ये रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब क्वेश्चन आपको कैसे पता पड़ा? मुझे पता नहीं पड़ा, ये आपको एक क्वेश्चन में दिया जाएगा और एक्सपेरिमेंटली पता पड़ता है, उसके बारे में भी हम आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, अब क्या करें? तो अब आप ये लिख सकते हैं रेट बराबर के H2O2 और स्टोइचियोमेट्री तो आपको समझ ही नहीं आ रही। स्टोइचियोमेट्री में तो यहाँ पे x लिख दिया हमने क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं कि क्या रख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे I माइनस भी लिखा जा रहा है, तो ये I माइनस पे भी इसकी डिपेंडेंसी आ सकती है या नहीं आएगी, वो सब मैकेनिज्म से ही क्लियर होगा। तो अब इतना तो हम लिखकर आगे बढ़ सकते हैं और साथ ही साथ I को मेंशन भी किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। आप ऐसे लिख सकते हैं तो भी पॉसिबिलिटी है, अगर आप ये लिखें, केवल ये लिखें तो भी पॉसिबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि रिएक्शन को हम बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन।
लेकिन इस बात का सारा जवाब इसी बात से मिलेगा कि इसका मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो एक से ज़्यादा स्टेप्स में पूरी होती है। यानी डिफरेंस बहुत क्लियर है। एलिमेंट्री रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो एक ही स्टेप में पूरी हो जाती है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जो मल्टीपल स्टेप्स में पूरी होती है या जिनमें एक मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, क्योंकि जब मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा तो रिएक्शन एक स्टेप में पूरी नहीं होगी, उसे पूरा होने में मल्टीपल स्टेप्स लगेंगे। तो कोई भी रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप्स में पूरी होती है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और जो एक ही स्टेप में पूरी हो जाती है वो एलिमेंट्री रिएक्शन है। अब मान लीजिए हमने इसको कॉम्प्लेक्स कहा, तो फिर हमें अब इसका मैकेनिज्म भी आपको देना होगा, जो कि एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, बात करेंगे आने वाली क्लासेस में। अभी के लिए अगर मैं इसका मैकेनिज्म लिखूं तो आप ध्यान दीजिएगा, मैकेनिज्म इज H2O2 रिएक्ट करा I- से, इट गिव्स यू H2O प्लस IO-। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आयोडाइड आयन, वाटर, एंड इट इज हाइपो आयोडाइड आयन। इसके बाद स्टेप 2 के अंदर हमें तो नज़र आ रहा है कि वाटर तो इसका एक प्रोडक्ट है, आईओ कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो हम उस आईओ को ही यूज़ करेंगे, और 2 यूनिट H2O2 की थी तो एक बार H2O2 वापस लिख देंगे। जब हम इससे प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो अगेन हमें H2O2 लिखना ही है, क्योंकि 2 यूनिट्स लानी है, एक ऑक्सीजन इधर चला जाएगा, दूसरा ऑक्सीजन से मिलकर O2 बनाएगा और आपका I- वापस बाहर आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ दूँ तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि I- से I- जा रहा है, IO- से IO जा रहा है, और नेट रिएक्शन जो आपकी आने वाली है वो ट्वाइस H2O2 विल गिव्स यू ट्वाइस H2O प्लस O2। तो यहाँ तक मान लीजिए आपको मैकेनिज्म भी दे दिया जाए। अब मैं कहूँ कि चलिए मैकेनिज्म आगा मैंने दे दिया, अब रेट लॉ लिखिए, इस x को या इस टर्म में लिखिए, x और y की वैल्यूज लाइए। वो कैसे लाएंगे, तो उसके बाद भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में देनी पड़ेगी। अब वो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है सुन लीजिए। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि ये बताना होगा कि इनमें से कौन सी रिएक्शन स्लो है, कौन सी रिएक्शन फास्ट है। मान लीजिए मैं आपको ये कह दूँ कि ये रिएक्शन स्लो है और ये रिएक्शन फास्ट है। एक पर्टिकुलर रिएक्शन के कंप्लीट होने में अगर मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व हैं तो उसमें से कंपैरेटिवली एक स्टेप ऐसा होगा जो सबसे धीरे चल रहा होगा, सबसे स्लो स्टेप होगा। इसका आइडिया कई सारे मेथड से लगाया जा सकता है, उसके बारे में मैं अभी वीडियो के एंड में आपको बोलूँगा। लेकिन मान लीजिए हमको ये पता पड़ जाए कि स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप हमें गिवन है, तो जो भी स्लो स्टेप आपको गिवन होगा उसी को आप मानेंगे RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब कि रेट को डिटरमाइन करने वाला स्टेप। रेट कैसे निकालते हैं इसको देखकर वो देखिए। अब जैसे ये लिखा हुआ है तो आपको सीधा स्लो स्टेप पे ध्यान रखते हुए रेट बराबर के कौन से रिएक्टेंट्स लिखे हुए हैं, उसमें H2O2 लिखा हुआ है, स्टोइचियोमेट्री कितनी है 1 लगा दीजिए, साथ में I- भी इन्वॉल्व है, स्टोइचियोमेट्री कितनी है 1, तो 1 लगा दीजिए। ये बन गया आपका रेट लॉ। तो इस रेट लॉ को अगर हम देखें और एलिमेंट्री रिएक्शन जैसा सोचकर जब हम कर रहे थे उससे अगर हम इसको कंपेयर करें तो बिल्कुल अलग आ रहा है। यहाँ पे आपने H2O2 की पावर में 2 लगा दिया था, जबकि यहाँ पे H2O2 की पावर में 1 है और साथ में I- भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो दिस इज द करेक्ट रेट लॉ। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद हमें उसके स्टेप्स पता होने चाहिए, और उसके बाद हमको ये भी पता होना चाहिए कि स्लो स्टेप कौन सा है और फास्ट स्टेप कौन सा है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, लेकिन इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पे I- क्या है और IO- क्या है, ढंग से सुनिएगा। कोई भी ऐसी चीज जो रिएक्शन के दौरान बनी हो, जैसे कि IO- और उसी दौरान खत्म हो गई हो, जो भी चीज रिएक्शन के दौरान बनी हो और उसी दौरान खत्म हो गई हो, उसको कहा जाता है इंटरमीडिएट। कोई भी ऐसी चीज जो रिएक्शन की स्टार्टिंग में हो और एंड में भी हो, स्टार्टिंग में भी है, रिएक्शन जब स्टार्ट हुई और एंड हुआ तब भी हुई, उसको कहते हैं कैटलिस्ट। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ध्यान रखिए। रिएक्शन की जब स्टार्टिंग हुई तब IO- का कहीं नामो निशान नहीं है, एंड हुआ वहां पे भी उस स्टेप में IO- नहीं है, लेकिन बीच में IO- नजर आ रहा है। तो बीच में जो भी स्पीशीज आपको नजर आती है दैट फॉर्म्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन एज वेल एज डिकम्पोज या डिसोसिएट टू गिव अनदर प्रोडक्ट्स, तो उसी चीज को कहा जाता है इंटरमीडिएट। और ऐसी चीज जो स्टार्टिंग में भी है एंड में भी है, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन में नहीं है, स्टार्टिंग में भी है एंड में भी है, ओवरऑल रिएक्शन में नहीं है। ओवरऑल रिएक्शन को देखो तो आपको कहीं नजर नहीं आएगी, बस यहाँ पे I- हमने यहाँ पे लिखा है, तो स्टार्टिंग में भी था और एंड में भी वैसा का वैसा है। स्टार्टिंग में ये है पर एंड में ये नहीं है, यानी H2O2 यहाँ नहीं है, यहाँ पे H2O और O2 है लेकिन H2O2 यहाँ नहीं है। I- स्टार्ट हुआ तब भी था और एंड हुआ तब भी हुआ, तो ऐसी चीज को कहते हैं कैटलिस्ट। कोई चीज इनके अलावा सिस्टम में बनी और उसी दौरान खत्म हो गई, उस स्पीशीज को कहते हैं इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट और कैटलिस्ट का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। अब अपन इसको रिलेट करते हैं कि स्लो स्टेप से ही क्यों रेट निकलती है, फास्ट स्टेप को इन्वॉल्व क्यों नहीं करते। तो इस बात को समझने के लिए मैं डे टू डे लाइफ के 2 एग्जाम्पल्स लेता हूं, उससे शायद आप इजीली इसको कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं कि आपको कुछ लेमन्स हैं, ये आपका टास्क है कि उन लेमन्स को आपको स्क्वीज करना है,
उसका जूस निकालना है, फिर बॉटल्स में उनको एक फनल की मदद से भरना है, फिर उन बॉटल्स को उठाकर आपको फ्रिज में रखना है। ये एक टास्क है, राइट। अब आप कितना भी स्पीडली लेमन को काट कर कितना भी स्पीडली उसका जूस बना लीजिए, लेकिन जिन बॉटल में आप उनको भर रहे हैं उस बॉटल पे एक फनल लगा हुआ है और फनल का जो नेक है वो बड़ा नैरो है। तो आप कितना भी तेजी से लेमन को स्क्वीज कर लीजिए, उससे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बॉटल जल्दी भर जाए, क्योंकि जितना जल्दी आप इसको स्क्वीज करके इसको भर देंगे तो ये फनल पूरा भरा ही रहेगा, क्योंकि नीचे गिरने की जो रेट है वो फनल का नेक कंट्रोल कर रहा है। वो धीरे 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 ही बॉटल्स भरेगी। बॉटल्स भर जाने के बाद तुरंत उसको उठाकर आप फ्रिज में रख देते हैं, तो आपको फ्रिज में रखने वाली स्पीड भी तेज है, लेमन को स्क्वीज करने वाली स्पीड भी आपकी तेज है। लेकिन जब लेमन जूस बॉटल्स में भर रहा है तो फनल का नेक नैरो होने की वजह से सारी की सारी आपके ओवरऑल इस काम के कंप्लीट होने के, टास्क के कंप्लीट होने की जो टाइमिंग है वो इस स्टेप पे आकर रुक जाएगी। इसी स्टेप को कहते हैं स्लो स्टेप। इसीलिए आपके टास्क के कंप्लीट होने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल इस बात पे आकर रुक जाएगा कि लेमन जूस उस नैरो फनल से बॉटल्स में कितनी देर में भरता है। तो स्लो स्टेप पे तो डिपेंडेंसी आ गई। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए आप कोई मूवी देखने गए, थिएटर पूरा फुल है, मूवी खत्म हुई और अब सभी लोग उतर कर जाना चाहते हैं। नो डाउट आप बहुत तेज़ी से चल सकते हैं, आपकी स्पीड बहुत अच्छी है चलने की, लेकिन जैसे ही मूवी खत्म होती है तो जो एग्जिट डोर होता है वो छोटा ही होता है। अब वहाँ काफ़ी क्राउड हो गया, भीड़ इकट्ठी हो गई। अब वहाँ पे आप कितना भी तेज़ चलने वाले हो, आपको पहुँचना थिएटर के बाहर है। मान लीजिए ये आपका टास्क है, मूवी खत्म हो गई, यहाँ से उठना है और थिएटर के बाहर तक आपको पहुँचना है। लेकिन आप कितना भी तेज चलते हो, लेकिन आपकी सारी स्पीड या आपका पूरा थिएटर के बाहर आने तक का जो टाइमिंग है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्राउड कितना इकट्ठा है उस डोर के ऊपर। क्योंकि डोर जो है वो आपका RDS हो गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया, क्योंकि उस डोर से एक ही टाइम पर या तो एक या दो लोग ही निकल पाते हैं। तो आप कितना भी तेज चल सकते हो, लेकिन इस डोर से निकलने के बाद भी आप कितना भी तेज चल सकते हो, लेकिन ओवरऑल आपकी टाइमिंग इस डोर पे ही खराब होगी। तो डोर पे कितनी क्राउडिंग है वो डिसाइड करेगा कि आप कितनी जल्दी इस थिएटर से बाहर निकलते हैं। तो कुल मिलाकर स्लो स्टेप, आप कितना भी तेज चल रहे हैं वो आपके फास्ट स्टेप है, लेकिन जो थिएटर का डोर है, एग्जिट डोर है, वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया। वहां से आप जितना जल्दी निकल जाएंगे, रिएक्शन उतनी जल्दी आप थिएटर से बाहर उतना जल्दी निकल जाएंगे। इसीलिए किसी भी रिएक्शन के कंप्लीट होने में अगर एक से ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व हैं तो उनमें से उस पूरी रिएक्शन का कंप्लीट होने का जो टाइमिंग है वो मैक्सिमम उसी स्टेप पे डिपेंड करेगा जो स्टेप सबसे स्लो चल रहा होगा। इसीलिए सबसे स्लो स्टेप को ही हम RDS कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उम्मीद करता हूं इस कॉन्सेप्ट से भी आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हम इसको एक एग्जाम्पल को और समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल से लेकर यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी हुई है, इस रिएक्शन के अंदर रेट ये है और इंटरमीडिएट इसका HI है। कह रहे हैं 2 स्टेप मैकेनिज्म लिखिए। देखिए सबसे पहले रेट जो है उसके अंदर हमें नजर आ रहा है H2 और उसी में हमें नजर आ रहा है IBR। करेक्ट है, स्लो स्टेप है तो हम इसको स्लो लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं RDS। प्रोडक्ट बनाना है, हमें पता है कि इंटरमीडिएट कौन है, HI, तो हम HI तो लिख ही देते हैं। तो एक H और एक I काम में आ गया, बचा कौन, HBR। ये आपका इंटरमीडिएट है। क्योंकि ये इंटरमीडिएट है तो ये वापस खत्म होना चाहिए, अगला स्टेप तो फास्ट स्टेप ही होगा। अब बचा क्या, H2 आपने काम में ले लिया, IBR आपने काम में ले लिया, एक IBR और बचता है, हमने ये एक IBR और लिख दिया। अब हमको ये पता है कि इसका प्रोडक्ट में I2 आना चाहिए, I2 लिखना पड़ेगा, लिख दिया। HBR एक और आना चाहिए, हमने एक और HBR लिख दिया। अब यहाँ पे भी मैच कीजिए कि वो चीज़ आएगी या नहीं आएगी। I2 आ चुका है, HBR आ चुका है। ओवरऑल अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो कौन सी चीज़ है जो कट रही है, HI कट रही है। HI से HI कट जाएगा, यानी कि HI यहाँ पर कौन हुआ, इंटरमीडिएट, राइट। अब ओवरऑल रिएक्शन को अगर आप लिखेंगे तो आपके पास आएगी H2 ट्वाइस IBR विल गिव्स यू I2 प्लस ट्वाइस HBR। तो आई होप आपको मैकेनिज्म समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, अच्छे से इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट टॉपिक्स में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलैरिटी और इन सब के ऊपर बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।